नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल डिबेट शो आखिर क्यों का। आज हम आखिर क्यों में चर्चा करेंगे मुंबई पर मंडरा रहे 26/11 जैसे आतंकी खतरे को लेकर। जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम पर एक मैसेज आया जिसमें भारत में 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है। और इस मैसेज में आतंकी अजमल कसाब और कई आतंकियों का नाम लिखा गया है और वहीं चेतावनी दी गई है कि मुझे ट्रेस किया तो धमाका मुंबई में होगा। तो इस तरह का धमकी भरा मैसेज आया। वहीं आज ही मुंबई के मरीन ड्राइव में एक लावारिस बैग मिला है। हालांकि इस बैग में कुछ मिला नहीं और पुलिस ने जांच में पता करा कि चोरों ने ये बैग चोरी कर फेंक दिया होगा। लेकिन मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। लोकल ट्रेनों में डॉग स्क्वाड को लेकर घुमाया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर प्रेस फिलहाल थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुंबई करों को सुनिश्चित किया कि मुंबई की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट है और कोई भी नापाक साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। तो भारत में आतंकी हमले बहुत हुआ करते थे। पहले अन्य सिविलियंस को टारगेट किया जाता था पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद द्वारा, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह आतंकवादी हमले पर लगाम लगी है। लेकिन अब एक बार फिर मुंबई पर 26/11 जैसे आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिन पहले रायगढ़ के समुद्र किनारे पर एक लावारिस बोट मिली थी। इस बोट में 3 AK-47 और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए थे और बाद में कुछ दिनों की जांच के बाद पता चला कि उसमें चाकू जैसे धारदार हथियार भी पाए गए। ये बोट एक ऑस्ट्रेलियन लेडी की बताई जा रही है। वही धमकी भरी मैसेज को लेकर मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, एक शख्स को गिरफ्तार किया है विरार से और ये यूपी से ताल्लुक रखता है जिस शख्स को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो जो आतंकी हमले को लेकर मुंबई पुलिस भी सतर्क है कि कोई भी आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। तो ये मैसेज आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस मैसेज को साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो यही वो मैसेज है जिसके बाद मुंबई पुलिस चौकन्नी और अलर्ट हो गई है। तो रोक के हमारे टेक्निकल टीम से हम अनुरोध करेंगे, रोक के बड़े में थोड़ा सा जूम कर करके हमारे दर्शकों को दिखाइए ताकि दर्शक भी पढ़ सके क्या मैसेज उस पाकिस्तान के शख्स ने भेजा है। हालांकि उस शख्स को हिंदी लिखने नहीं आती साफ तरीके से, लेकिन उसने हिंदी लिखने की कोशिश की है। देखिए, हमला 26/11 मुंबई में होगा, ये मेन लाइन है उस मैसेज में। ये मैसेज आपके स्क्रीन पर चल रहा है जो आतंकी द्वारा या कहे किसी शरारती शख्स द्वारा भेजा गया है। या आतंकी है या कोई शरारती शख्स है, इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन मैसेज के संदर्भ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है विरार से और उसका ताल्लुक यूपी से बताया जा रहा है। तो क्या वाकई में मुंबई पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है और क्या पाकिस्तान की हिम्मत इतनी है कि वो बोलकर हमारे देश की आर्थिक राजधानी पर हमला कर देगा या देश के किसी भी हिस्से में हमला कर सकता है बोलकर? ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है पाकिस्तान बोलकर हम पर हमला कर दे। तो आज इसी को लेकर हम आखिर क्यों की बड़ी बहस करेंगे। आज हमारे साथ थल, वायु और नेवी तीनों आर्मी के तीनों बॉडीज के लोग जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर रूलिंग पार्टीज के लोगों को हमने जोड़ने की कोशिश की है। तो हमारे साथ ज्ञानमूर्ति शर्मा जी और रामकुमार पाल जी जुड़ चुके हैं। तो ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान बोलकर देश में आतंकवादी हमला कर सकता है और इन मैसेजों को कितने गंभीरता से लिया जाता है पुलिस के द्वारा? पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो सुना देते हैं, फिर हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, रामकुमार पाल जी, थोड़ा सा पुलिस कमिश्नर का बाइट सुन लेते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुनिश्चित किया है लोगों को। कल रात को करीब 11:45 पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के एक मोबाइल नंबर पर कुछ टेरर मैसेजेस हमें प्राप्त हुए। जो मैसेज करने वाला व्यक्ति है, शख्स है,
नंबर प्राइमो फेसी पाकिस्तान बोर्ड का दिख रहा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। उस मैसेज में, उन मैसेजेस में जो आशय है वो ये है कि उन्होंने उसमें मुंबई को उड़ाने की धमकी दी है। अजमत कसाब और अल जवाली जैसे शख्स, उनको भी उस मैसेजेस में मेंशन किया है। उस मैसेजेस के तहत उन्होंने जो कुछ इंफॉर्मेशन दी है उसमें कुछ नंबर्स हमें दिख रहे हैं जो कि भारत के हैं। उसका हम पूरी तरह से उसकी जांच करने जुटे हुए हैं। क्राइम ब्रांच की 3 टीम्स इसमें लगी हुई है। हम एटीएस के साथ, महाराष्ट्र के एटीएस के साथ भी काम कर रहे हैं, बाकी एजेंसी से साथ काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं मुंबई वासियों को, मुंबई शहर के सभी वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस इस तरह का, इस मैसेज को खासकर गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं और इसमें अन्वेषण का इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुंबई और मुंबई को सुरक्षित रखने में हम पूरी तरह से जुटे हुए हैं और कामयाबी निश्चित तरह से होंगे। तो आपने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर जी को सुना। उन्होंने मुंबईकरों को सुनिश्चित किया है मुंबई की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस अलर्ट है। और हम भी यही कहना चाहते हैं, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ हम इन मैसेजेस को लेकर कर रहे हैं। क्या ये कोई शरारती तत्वों की शरारत है या वाकई में कोई मुंबई पर आतंकी हमले का खतरा है? ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, किस तरह देखते हैं आप इन मैसेजेस को? एक लावारिस बोट मिली है रायगढ़ में कुछ दिन पहले और एक आज लावारिस बैग मिला है। हालांकि उस बैग को लेकर पुलिस ने स्पष्ट किया वो चोरों ने चोरी कर फेंक दिया होगा। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी बताइए। जी राजेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो 3 दिन पहले श्रीवर्धन में एक बोट में 3 AK-47 मिलती है, धारदार हथियार मिलते हैं, उसके साथ साथ आज धमकी मिल रही है मुंबई पुलिस को। तो ये बात को मैं 2 एंगल से देखना चाहूंगा कि एक तो ये शायद ये प्रयोग भी हो सकता है कि आतंकी लोग जो है किसी मानसिक तत्व को ऐसा दिखा करके यहाँ ये प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हो कि मुंबई पुलिस अलर्ट पे है या नहीं है। दूसरा ये भी देखा जा सकता है कि शायद यह मानसिक रोगी व्यक्ति का ही एक ऐसा कृत्य हो जिसने धमकी दिया है और जिसने ऐसा ये कृत्य किया है। लेकिन प्रथम दृष्टया देखा जाए तो मुंबई पुलिस तो हाई अलर्ट पे है। जब से श्रीवर्धन में ये 3 AK-47 मिले हैं जो बोट बहते हुए यहाँ पर किनारे पे लगी हुई थी, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन NIA के हाथ में गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से हो रहा है। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन में खुलासा नहीं होता है उसके पहले कुछ भी कहना हमारी तरफ से ये एक अनुचित होगा। जी, लेकिन ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, मेरा आपसे साफ सवाल है सर, पिछले कुछ समय से अटैक्स हुए लेकिन डायरेक्ट सिविलियंस पे अटैक नहीं हुए, चाहे पुलवामा हो, उरी हो, वहां पे हमारी फोर्सेस को टारगेट किया गया टेररिस्टों द्वारा, लेकिन डायरेक्ट सिविलियंस पर अटैक नहीं हुआ। तो क्या ऐसी स्थिति में हमें पाकिस्तान बोलकर आतंकवादी हमला करने में सक्षम है? हमारी सेनाओं को और हमारे पूरे सिस्टम को बताकर वो हमला कर सकता है? ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, सफल होगा? देखिए, पाकिस्तान हमारे देश से 4 बार युद्धों में हार चुका है, ये पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान डायरेक्ट रूप से हमसे कभी भी लड़ाई में जीत नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान ने हमसे छद्म रूप में लड़ाई छेड़ रखी है और वो हमेशा से आतंकियों के द्वारा हमारे पीठ में खंजर खोपने का काम करते रहा है। और पिछली बार भी जब वो 26/11 में हुआ था, ये पाकिस्तान का कृत्य दुनिया में जाहिर हो चुका है, साबित हो चुका है। अब हमारे देश में जो देश इतनी बड़ी तरक्की करने जा रहा है, ये पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है, तो देश को कहीं न कहीं पीछे ढकेलने के लिए या यहाँ पर शांति भंग करने के लिए इस तरीके का कृत्य कर सकता है।
ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, आप लोग की गवर्नमेंट आई उससे पहले हम देखते थे अलग अलग शहरों में ब्लास्ट होते थे और सिविलियंस को नुकसान पहुंचता था, लेकिन 2014 के बाद स्थिति चेंज हुई है। सिविलियंस पे डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा है और टेररिस्ट कामयाब नहीं हो रहे देश में किसी भी शहर में ब्लास्ट करने में। हालांकि पुलवामा हुआ, उरी हुआ, जहां आर्म फोर्सेस को तो अटैक किया गया सर। तो क्या वापस वही परिस्थिति आतंकी चाहते हैं कि देश में इनके शहरों में ब्लास्ट किया जाए और सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं देश की गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी इमेज को धक्का पहुंचाया जा सके या नुकसान पहुंचाया जा सके कि सिक्योरिटी कोलैप्स हो रहा है इस कंट्री में? राजेश जी, दो घटनाओं को यदि हम अपवाद में छोड़ दें, उरी वाली घटना और पुलवामा की घटनाओं को छोड़ करके, तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 से लेकर के अब तक नागरिकों को यह तो कहीं सुनने को नहीं मिलता है, ना टीवी पे ऐसा कहीं ऐड देखने को मिलता है, ना कहीं पोस्टर लगे मिलते हैं कि किसी अपरिचित वस्तु को ना छुए। याद करिए वो दिन 2014 के पहले आए दिन इस तरीके के कभी खिलौने में ब्लास्ट होते थे, कभी कुकर में ब्लास्ट हुआ करते थे, कभी किसी अपरिचित बैग में ब्लास्ट हो जाया करते थे। और ये क्यों होते थे? क्योंकि तब की सरकारें अपने जितनी भी गुप्तचर विभाग के लोग, काम करने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों का दुरुपयोग करते थे, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते थे और देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करते थे। और देश की सुरक्षा के लिए कभी भी उनको चाक चौबंद नहीं लगा के रखा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, इन सभी लोगों को इतना टाइट करके रखा हुआ है कि आज 2014 से लेके अभी तक देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है कि हमारे देश में अब हम सुरक्षित है। कहीं भी ब्लास्ट की घटना या कहीं भी आतंकी घटना से हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सिर्फ ये दो घटना यदि हम अपवाद में छोड़ दें तो देश पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसका एकमात्र श्रेय जाता है कि हमारे देश की सारी एजेंसियां चाक चौबंद और 24 घंटे अलर्ट पे हैं और पूरी तरीके से काम कर रही हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कहीं कहीं कोई आतंकी हमको मिल भी जाता है तो उसको जगह पे मतलब ठोक दिया जाता है। और अब तक 2014 से लेकर अभी तक बहुत सारे आतंकी एनआईए के द्वारा उनकी कार्रवाई करने के पहले ही पकड़े गए। उत्तर प्रदेश से अभी देखिए पिछले हफ्ते देवबंद से पकड़े गए थे। अभी आपने देखा कि अभी एनआईए ने आसाम से कुछ लोगों को पकड़ा है और अभी अभी परसों जो है कुछ आतंकी पकड़े गए जम्मू कश्मीर से। तो इस तरीके से देश पूरी तरीके से सुरक्षित हाथ में है। तो टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है सर, और यही आगे भी नीति अपनाई जाएगी सरकार द्वारा। तो जो भी टेररिस्ट है वो ध्यान में रख ले कि सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है गवर्नमेंट की और बिल्कुल टॉलरेंट नहीं करने वाली है टेररिज्म को। तो इन मैसेजों से और ये जो संदिग्ध नाव मिली है इनसे घबराने की जरूरत नहीं है ज्ञानमूर्ति शर्मा जी। देखिए, इन घटनाओं से हमको थोड़ा सा अलर्ट तो रहना होगा। हमारी एजेंसियां हमसे ज्यादा सोचती हैं और ज्यादा अलर्ट पे हैं, काम कर रही हैं। लेकिन एक नागरिक और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास रखते हुए यह बात कह रहा हूं कि देश आज सुरक्षित हाथों में है और हमने जीरो टॉलरेंस आतंकियों के खिलाफ रखी है। यदि इस देश के खिलाफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसे गोलियों से ठोक दिया जाएगा। जी, आखिरी सवाल पूछता हूं ज्ञानमूर्ति जी फर्स्ट राउंड का। वो बोट में जो वेपन्स मिले हैं और कारतूस मिले, तो इससे कोई टेरर एंगल तो नजर नहीं आता। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी क्लियर किया कि बोट में जो सामान मिले उसकी जांच में ये पता चला कि कोई टेरर एंगल नहीं है। और सर 3 AK-47 और 600 जिंदा कारतूस से कोई हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता देश में। तो शायद ये बोट वाकई में बहते हुए आ गई। आपको क्या लगता है? सिर्फ एक अनुमान या संभावना की बात कर रहा हूं सर मैं कि टेररिज्म के लिए। देखिए, जितना आपने टीवी पे देखा है उसी माध्यम से मैंने भी न्यूज देखा है, बस उतना ही जानता हूं। मैं कोई एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं हूं कि मैं उस बारे में जाकर के कुछ आपको मैं डिस्क्राइब कर सकूं कि ये बोट में 3 AK-47 और इतने कारतूस और ये चाकू वगैरह जो भी मिला है ये किस एंगल से क्या है क्या नहीं है। इसे हमारी एजेंसियां अपने तरीके से मतलब उसकी छानबीन करेंगी और उसमें क्या सच्चाई है कुछ दिनों में हमारे सामने बात आ जाएगी। चलिए सर, हमारे साथ केशव कमांडो जी और ब्रिगेडियर रवि मुनीश्वर जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राम कुमार पाल जी भी ज्वाइंट है। राम कुमार पाल जी, 93 ब्लास्ट हुआ था, तब भी हथियार समुद्र के रास्ते से ही आए थे। ये RDX वगैरह वो भी कोंकण से ही उतरे थे सर। तो
क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है देश के खिलाफ? इस संदिग्ध बोट को किस तरह देखते हैं? मैसेज आ गया आज ट्रैफिक पुलिस, मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में 26/11 जैसा हमला होगा, कसाब का नाम था उस मैसेज में। किस तरह देखते हैं इन परिस्थितियों को रामकुमार पाल जी? कोई कंट्री के खिलाफ साजिश हो रही है या ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की गीदड़ भक्की है, या ज्ञानमूर्ति जी का जैसा कहना है कि वो सुरक्षा एजेंसियां कितनी अलर्ट है, इसको देखने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से? नमस्कार। देखिए, सतर्क होने की जरूरत है। और जो पुलिस कमिश्नर ने भी बयान दिया है, तो इनको तो मैं अपील करूंगा कि जनता को भागीदार बनाए, जनता को ये एक नंबर इशू करे कि कोई भी खबर मिले उस पर एक्टिव हो। कारण क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे पाकिस्तान है। ये इसके लिए सतर्क हम लोगों को भी होना पड़ेगा। पुलिस को के लिए ही सिर्फ नहीं सूचना है, हमारे लिए भी सूचना है, हम लोगों के लिए भी सूचना है कि सतर्क हो और सरकार का साथ, सरकार को घेरने की बजाय पुलिस का साथ दो। पुलिस को मुकाबला करना है, सेना को मुकाबला करना है, सेना को इस चीजों का जवाब देना है, न कि सरकार को। तो सरकार को ये विपक्ष पार्टी या जो भी है उनसे अपील रहेगी कि सरकार को न घेरते हुए सैनिकों का या पुलिस प्रशासन का साथ दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रामकुमार पाल जी, ज्ञानमूर्ति जी कह रहे थे देश सुरक्षित हाथों में है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, देश सुरक्षित हाथों में वाकई है। इसके पहले क्या था? पाकिस्तान हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा। लेकिन आज क्या है? पाकिस्तान डरता है पाक अदरगित चला जाएगा हमारे हाथ से। और कुछ नहीं, मोदी जी ने क्या किया है? सिर्फ सेना को फ्रीडम दिया है, फुल्ली फ्रीडम दिया है। और इस फ्रीडम से सेना ने अपना कुशल कार्य दिखाया है। कितने लोगों को इनकाउंटर किया है। इनके जमाने में तो प्लास्टिक की गोली चलाने का भी परमिशन नहीं था। और एक हमारे सैन्य अधिकारी ने एक आदमी बदमाश को जीप पे बांध दिया था, तो उसको सस्पेंड कर दिया और उसको जेल में डाला था। इस सरकार के आने के समय छूटा। तो ये सेना की भर्ती करते हैं तो सेना को क्या वहां पे पूजा करने के लिए नहीं भेजते हैं। ये उस सरकार ने इतनी गलतियां की, इतना प्रतिबंध रखा था, इतना सेना पे हाथ रखा था। ये तो हमारे सैनिक है, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जब उनके दिल की भड़ास निकलेगी 2014 के पहले कैसे कैसे लोगों ने अंकुश रखा था, और वही अंकुश को इस सरकार ने हटा दिया है और उनको अपना दायित्व निभाने का, उनका अधिकार निभाने का पूरा परमिशन दिया है। उसका अंजाम है। देखिए, इस बार कश्मीर में तिरंगे एक कह रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लाखों हाथ में तिरंगा था, जिले जिले में तिरंगा था। वहां के लोगों ने कितनी यूट्यूब पे अपील की है। मैंने तो एक वीडियो देखा है कि वहां के लोगों ने योगी आदित्यनाथ की मांग की है कि 1 साल के आदित्यनाथ को दो, हमारे योगी जी को दो। ऐसी वहां के जनता ने मांग की है। तो ये छूट दी गई है। कोई नेता वहां जाके बॉर्डर पर लड़ नहीं रहा। वही सेना रही है, वही सैनिक है, वही लोग है। बस सुविधाएं, छूट, फ्रीडम, उनका अधिकार उनको याद दिलाया गया है। यस सर। हमारे साथ केशव गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। कमांडो है, पूर्व कमांडो भारतीय सेना के। और इनकी एक बात और विशेषता बता दूं, 26/11 में जब मुंबई पर हमला हुआ था तब इन्होंने लोहा लिया था उन आतंकियों से जो पाकिस्तान से आए थे। ये खुद ताजमहल में मौजूद थे और पाकिस्तान से लोहा ले रहे थे। तो फिर से मुंबई को 26/11 जैसे हमले की धमकियां मिल रही है। केशव जी, किस तरह देखते हैं इन धमकियों को? पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें मुंबई पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में 26/11 जैसे हमले करने की धमकियां दी जा रही है। मेट्रो मुंबई और पैनल में जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, मैं आप सबको मेट्रो मुंबई की ओर से और मेरी ओर से मैं आप सबको कहूंगा, पूरे हिंदुस्तान की ओर से, कि हम सभी बोलें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और जय हिंद की सेना। नंबर दूसरा, आपने बोला अभी मैं सीधा ही आ जाता हूं। पहले तो जो नेताजी बोल रहे थे कुछ हमारे जो इस देश के अंदर क्या उतार चढ़ाव जो भी है, तो उसको मैं उसके ऊपर एक लाइन कहूंगा कि ये मुल्क न मेरा है न तेरा है, हम सबका है, संभालो इसे, और जो दिलों में है खालिस निकालो इसे। नंबर तीसरी बात कि
अभी चलो मैं खत पे आ जाता हूं, जो उनका जो भी मैसेज मिला है, तो इस तरह के मैसेज आजकल आते जाते रहते हैं और पिछले टाइम से भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो अपने जज्बे के साथ, अपने जुनून के साथ मातृभूमि की सेवा के लिए सीमाओं पर 24 घंटे अटे डटे और रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। ना हिंदुस्तान की तरफ कोई आज तक बुरी नजर उठा पाया है, ना उठा पाएगा, ना ऐसा कोई दुस्साहस हुआ है, ना होगा, और अगर हुआ है तो मुंह को खानी पड़ी है। और अगर ऐसा कोई फिर से होगा तो फिर उसके थोबड़े को तोड़ेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ ये भी कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हो या और कोई देश हो, उस तरह की छोटी मोटी चीजें ये आती जाती रहती हैं। पाकिस्तान ये हरकत करने के लिए अगर ऐसा करता है, नहीं करता है, क्या है ये मैसेजों पे, देखो मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि आजकल तो ये आम बात हो रखी है, कुछ भी इस तरह के आते जाते रहते हैं। तो और फिर हिंदुस्तान भारत जैसा गणराज्य देश, जिसकी सेना जो एक ऐसा तो साहस आपका कहना है, सर, इन और मैसेज को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, गंभीरता से ना ले इन मैसेज को, ये सिर्फ शरारती तत्वों की शरारत हो सकती है केशव जी। हो सकता है, देखो मैं ऐसा नहीं कह सकता, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चल रहा है ऐसा। तो अगर ये उस तरह का है, और देखो ये तो सिक्योरिटी एजेंसियां तय करेंगी, जो ऑन ड्यूटी लोग हैं वो तय करेंगे। मैं कौन होता हूं तय करने वाला, आप कौन होते हैं तय करने वाले, ये कुछ भी इस तरह की चीज मैं नहीं कह सकता। ये सिक्योरिटी एजेंसी है, हमें वो अलर्ट तो हिंदुस्तान ही के जाना लिए चाहिए सर, मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मुंबई पुलिस ने अपना जो भी बयान है वो दे दिया। वो जो ऑथराइज लोग हैं उन्होंने वो अपने काम कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है उन संविधान के सिपाहियों को, वो मुंबई पुलिस हो या और कोई पुलिस हो, या वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, हिंदुस्तान की संविधान की हम सब कसम खाते हैं, और हम डटे हुए हैं, अटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। कोई इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। और इस तरह की चीजें ये मैं समझता हूँ, हाँ चलो, अगर इस तरह का दुस्साहस अगर कोई करता है, तो आपको पता है हमने क्या किया था। हमने 26/11/2008 में 10 आए, 9 को ठोका, 1 को जिंदा पकड़ा, उससे सब कुछ उगलवाया, और पूरे दुनिया को पाकिस्तान का चरित्र दिखाया कि वो कहते थे कि हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। उनका जो सपोर्ट था, उनके उस अपराधी ने बोला, वो कसाब ने सब कुछ बोला। और हमारे जवान जो की जो बहादुरी के किस्से हैं, उनकी गाथाएं हैं, वो आज भी अजर हैं, अमर हैं। तुकाराम आमले साहब जैसे वीर सूरमा 23 गोली खाकर भी आज अमर हैं। तो मैं समझता हूं राजेश जी कि हम सब लोग उस भारत के हैं, उस मातृभूमि के हैं, जहां पर हम हंसते हंसते इस मातृभूमि 26/11 के अटैक में आतंकियों से लोहा ले रहे थे एज अ कमांडो इंडियन आर्मी के, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे हमलों के बाद भारत ने क्या चेंजेस किए, आर्मी ने क्या बदलाव किए, भारत की सुरक्षा को और कैसे मजबूत किया है? देखो सर, उस टाइम पर हम दिल्ली से ही एनएसजी, जो काउंटर हाईजैकिंग टास्क फोर्स या सीटी टास्क करते थे हम लोग, दिल्ली से ही। तो हमने उसके बाद में बहुत सारे कदम उठाए। हमने मुंबई में, मैं खुद था ट्रेनर उसमें, हमने हब खड़ा किया था एनएसजी का। तो आज हमारे पास मुंबई में ऑलरेडी है। हम लोग वहां से पिछले उससे हमने सीखा था कि हम लेट हो गए थे थोड़ा सा। हम किस कारण से लेट हो गए वो एक सिक्योरिटी की बात है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन किन्हीं तो हमने 4 हब खड़े किए उसके बाद में, मुंबई अटैक के बाद में। जी, हमारे साथ तो हमने बहुत कुछ। जी बोलिए कंप्लीट कर लीजिए, फिर रवि मुनीश्वर जी के पास आएंगे। हाँ बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब बोलेंगे, हम उनसे सुनेंगे, वो सीनियर हैं, उनका अपना एक बहुत ही बड़ा अनुभव है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी है सिक्योरिटी की, हम लोग उस टाइम पर ऑन ड्यूटी थे, तो हमने जो भी भारत माता की जैसी भी सेवा हो सकी, और हमने उनके थोबड़े को तोड़ा, उनसे लोहा लिया, जैसा भी हुआ अच्छे से सब हुआ था। हालांकि उसमें 18 मेरे सुरक्षा कर्मी साथी और तकरीबन उनके सहती 166 लोगों ने जान गंवाई, लगभग 300 के लगभग लोग घायल हुए। तो ये एक अलग बात है। ऐसे दरिंदों को, ऐसे भेड़ियों को मैं क्या कहना चाहूंगा, जो किसी भी मजहब को बदनाम करते हैं,
हम सभी हिंदुस्तानी और सभी हम सब ने ये सोचना और समझना चाहिए कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सबका एक मानवता से रहें, इंसानियत से रहें। ये कहाँ का तरीका है यार, निर्दोष लोगों को मारने उस तरह के। अगर आपको बहादुरी दिखानी है तो आओ ना सीमाओं पर यार, मुकाबला करो। हम लोग हमारे जितने भी भाई खड़े हैं, डटे हैं, अड़े हैं और वो लड़ेंगे। उसी लिए है, एक सैनिक का धर्म है कि वो पहले से आगाह करे और फिर लड़ने के लिए आए। आप देख सकते हो सनातन संस्कृति के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें एक लड़ाई का एक नियम बना हुआ था, उसके हिसाब से आप लड़ो। आपके साथ में अगर कुछ नॉर्मली वो बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, अगर आप एक सैनिक का धर्म जानते हैं तो सैनिक का धर्म तो वो कहता है कि आप आगाह करो और फिर आप लड़ने आओ। अगर आपके साथ में कोई ज्यादती हुई है, ये कौन सा धर्म, कौन सा मजहब और कौन सा देश सिखाता है कि आप निर्दोष लोगों से जाके लड़िए, उन्हें मारिए? और ये तो मैं समझता हूँ इस डिबेट में और इसमें उस तरह का कुछ खास मुझे तो लगता नहीं है राजेश जी, लेकिन फिर भी ये मानवता के दुश्मन है केशव जी, ये मानवता के दुश्मन है। ये किसी ऐसे लोग मानवता के दुश्मन है जो निर्दोषों पे, नियतों पर फायरिंग करते हैं, उन्हें बॉम्ब से उड़वाते हैं। ऐसे लोगों का तो कोई धर्म को, किसी मजहब को समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारे साथ ब्रिगेडियर, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि इसमें जो जिक्र किया है ना उसने कि हिंदुस्तान से भी कुछ लोग हमारे साथ शामिल हैं, तो आप इसकी गहराई में जाइएगा कि ये सिर्फ व सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में उस तरह का एक डिबेट, एक चर्चा फैलाना भी उनका मकसद हो सकता है। और ये इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं और सब अच्छे से जवाब देंगे अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है। ये मैं पूरे भारतीयों की तरफ से कह सकता हूँ। ओके, आते आपके पास सर, वापस लौटेंगे। हमारे साथ भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर रवि मुनेश्वर जी भी जुड़ चुके हैं। रवि मुनेश्वर जी, सीधा सवाल, कोई हम पर बोलकर हमला कर सकता है क्या? हमारा देश इतना कमजोर है कि कोई हमें बता दे और फिर हमला कर दे। जय हिंद, जय भारत। अपने ये पूर्व सैनिक कमांडो जी जो बोला है वो सही बोला है उन्होंने। अगर देखा जाएगा तो फिर ऐसे बहादुर लोगों के उम्मीद से हम जैसे सीनियर अधिकारी भी हमारा हुक्म चलाते हैं और भारत देश को बचाने के लिए तो हर समय कोशिश कर रहे हैं। ये 2014 के बाद फौज थोड़ा सा उनका एफिशिएंसी ज्यादा हो गया बोलना बिल्कुल मैंने मानता नहीं हूं। जब से जो है भारत निर्माण हुआ है तब से फौजी है, फौज में कोई परिवर्तन नहीं आया, देशभक्ति में कोई कमी नहीं है, पहली बात जो है। दूसरी बात जो है, पाकिस्तान को बस वो जैसे मजहब से जो है, मजहब का नाम लेके काफी उन्होंने दंगा कर रहे हैं। कन्वेंशनल वॉर मतलब युद्ध में वो जीत नहीं सकते हैं करके उनको अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए ये आतंकवाद फैला रहे हैं। और उनको जो है अभी इमीडिएट एम क्या है, उनको कश्मीर चाहिए। कश्मीर देने से भी वो चुप नहीं बैठेंगे, जितना टुकड़े करना है भारत को उतना टुकड़ा करना है। और ये टेररिज्म मतलब आतंकवाद ऐसे एक चीज है कि कन्वेंशनल वॉर से काफी फर्क है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में आपको युद्ध में आपको शत्रु कौन है अच्छी तरीके से जानकारी होता है, तो कन्वेंशनल वॉर जीतना बहुत आसान है, लेकिन आतंकवाद का ऊपर जो है जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो है वो कहां वो अटैक करेंगे उनको मालूम है, हमको नहीं मालूम है। इसलिए हमको हमारा जो है गुप्त विभाग है वो अच्छी तरीके से चौकन्ना होना चाहिए। और हम 1975 से हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हर बार वो शांति का कुछ बोलते हैं, हर बार कुछ ना कुछ तो है, बॉर्डर में फायरिंग होता था और उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट कारगिल जो है, जो कारगिल युद्ध कैसे हुआ, वाजपेयी जी ने जो है बस सफर किए थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तुरंत 3-4 महीने के अंदर कारगिल युद्ध भी हो गया। अब भारत ने भरोसा करना छोड़ दिया है रवि मुनेश्वर जी। अब भारत चीन और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है। बिल्कुल पाकिस्तान को कभी नहीं भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ना चीन के साथ कोई भी हमारे पास गुंजाइश नहीं होना चाहिए। हर बार हम होशियार रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, रायगढ़ में कुछ दिन पहले हमने
न्यूज़पेपर में पढ़े थे कि एक यार्ड मिले थे, उसमें AK-47 और लाइव राउंड्स मिला है। उसका एक संदेश होता है कि कुछ ना कुछ तो एक्शन होने वाला है। और अभी कल के टेलीफोन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो 26/11 जैसे एक अटैक होगा और मुंबई में ही अटैक होगा, वो किसी को पता नहीं है। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि मुंबई में ही होगा। जितना भी बहुत बड़ी बात फोर्सेस है, कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, रामकुमार पाल जी, केशव जी, कि 26/11 जैसा हमला होगा ये मुंबई में होगा। यही नहीं समझना चाहिए, देश के किसी भी शहर में ये कर सकते हैं और ये आतंकवादी जानते हैं वो हमला कहां करेंगे। हमें उनसे एक कदम आगे रहना है देश की सुरक्षा को लेकर। और समय आ गया कि हम अपने जो है सार्वजनिक को भी इसका अच्छी तरीके से जानकारी देना चाहिए, तभी जाके हमारा कुछ जो है इंटेलिजेंस अच्छा ये होगा, व्हाट इज दैट, स्ट्रांग होगा। क्योंकि जो है 26/11 के ऊपर जो है मछुआरों ने जो बताया, इंफॉर्मेशन बताया, लेकिन उसको जो है सीरियसली नहीं लिया है। थोड़ा सा सीरियसली ले देने से कम उतना जितना जो हुआ था वो कम कर सकते थे। कंप्लीटली हम बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है एक बार एक ग्रुप आ गया, वो एक ही साथ जो है मिलिट्री जैसे अटैक करेंगे करके कोई नहीं है। वो फैल जाएंगे पूरे शहर में फैल जाएंगे और जहां जहां अटैक करेंगे उनको पता है, हमको नहीं पता है। रवि जी मैं आपसे सर एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, पहले हम देखते थे आए दिन अलग अलग शहरों में टेररिज्म देखने मिलता था, कहीं बम फूट गया, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में, कभी बेंगलोर में, कभी मुंबई में, ये ब्लास्ट होते रहते थे, सिविलियंस को अटैक किया जाता था। क्या मोडस ऑपरेंडी बदल गई है अब टेररिस्टों की? वो सिविलियंस को ना अटैक करते हुए कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और विचार कर रहे हैं अब? देखिए, एक बार एक चीज हो गया, जो टेररिस्ट अटैक जो है, आतंकवाद का जो हमला जो है, हमेशा ये कोई भी पैटर्न नहीं होता है। सबको समझना चाहिए, आतंकवाद को पैटर्न कभी नहीं होगा, एक ही पैटर्न नहीं होगा, वो हमेशा बदलेगा। क्योंकि जो है हर व्यक्ति जो है अपने उनका जो एक क्या है टारगेट दिया जाता है, वो उसको कैसे उन्होंने करना है वो उनके ऊपर, वो आतंकवादियों के ऊपर छोड़ते हैं। तो पैटर्न कभी नहीं होगा। और हम सार्वजनिक को, जैसे अगर 1971 वार में गाजी को कैसे हमने डूब पाया, बिकॉज मछुआरों के ऊपर ट्रेनिंग करवाया था। वो डीजल वीजल वगैरह जो है समुद्र में अगर पता चलता है तो हमको खबर करिए। उसी डीजल के मछुआरों के जो मदद से वो गाजी इधर आ गया करके उनको हमको समझ में आया। वैसे ही अभी समय आ गया कि पूरे सार्वजनिकों को ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए हमको ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि जो है इंफॉर्मेशन तभी जाके हमारा जो है सिक्योरिटी अच्छा होगा। तब तक सिक्योरिटी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो पीपल से क्या अपील करना चाहेंगे सर एज अ सिक्योरिटी पर्सन? देखिए, उनको हमको ट्रेन करना चाहिए। अगर कोई बंदा इधर मूवमेंट कर रहा है, कोई भी चीज जो है, जैसे रेलवे स्टेशन में कोई जो है अनअटेंडेड लगेज को टच नहीं करिए करके बोलता है, क्योंकि जो है अगर कोई ऐसे चीजें मिलेगा तो तुरंत पुलिस को खबर करिए। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग ब्लास्ट। हो सकता है कि उधर आईडी हो सकता है कि बम भी हो सकता है। ऐसे अगर हमने जनता को इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रेनिंग करेगा तो जनता जरूर कहीं ना कहीं उनको देखेगा, मूवमेंट कैसा होगा, उसके साथ क्या होगा, हेवी आइटम होगा तो फिर कैसे लेके जा रहा है और वो हमारा देश का है या नहीं है, वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा हम बता नहीं सकते हैं। अगर हर आदमी चौकन्ना हो गया तो ये ऐसे टेररिज्म जो है, क्योंकि जो पंजाब में टेररिज्म जो है हराया गया, मिलिट्री, पुलिस और फाइनली जो है उनको उनका सार्वजनिकों के साथ उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। क्योंकि जो है ये आतंकवाद जो है कोई ना कोई उनका जो स्लीपर सेल होगा, स्लीपर सेल की मदद के थ्रू किसी ना किसी को उन्होंने इंफॉर्मेशन सहायता लेंगे और अटैक करेंगे। तो इट इज द टाइम फॉर अस टू educate our not only military people
जितना भी उनका इंटेलिजेंस एजेंसी है सब इकट्ठा होना चाहिए और सार्वजनिकों को भी सहायता लेके और हमारा सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहिए। और हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इधर आतंकवाद है उसको तो खत्म करना चुटकी की बात है। और सिक्योरिटी फोर्सेस में आप भरोसा रख सकते हैं। जी बस इतना ही मेरा कहना है। और हम इस मैसेज को सिंपली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। और कुछ दिन तक मतलब हो सकता है कि महीना डेढ़ हम इसके ऊपर कंटिन्यूसली जांच करते रहना चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसके हिसाब से हमको एक्शन लेना पड़ेगा। जी, लास्ट राउंड की शुरुआत करते हैं। टाइमर लगा दीजिए। टेक्निकल टीम से अनुरोध करेंगे। तो ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, ब्रिगेडियर साहब रवि मुनेश्वर जी कह रहे हैं मैसेज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, अगले 1-1.5 महीने तक जांच जारी रखनी चाहिए जांच एजेंसियों को, और सिविलियंस को, नागरिकों को, देश के नागरिकों को जागरूक करना चाहिए। किसी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई दे रही है कि ये कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पुलिस को देनी चाहिए ताकि कुछ भी नापाक मंसूबे किसी के भी कामयाब ना हो पाए इस देश में। ईश्वर जी को मैं सैल्यूट करता हूं सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना में काफी साल काम किया है और उनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। तो यदि वो जो कुछ भी सुझाव दे रहे हैं तो हमें वह बात माननी भी चाहिए। और साथ ही देश में जितने भी रक्षा विशेषज्ञ लोग हैं, ये एक इनकी अपनी एक पैनल होती है, कमेटी होती है जो रक्षा के मामले में हमेशा चर्चा होते रहती है। तो जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि देश तो वैसे हमारा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर काफी विश्वास है कि देश को उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन साथ में यह भी देखना चाहिए कि देश के हर नागरिक का परम कर्तव्य होता है कि अपने आसपास में कोई स्लीपर सेल है या नहीं है। देखिए, जैसे कि हम बहुत सारी मूवी के द्वारा हम ऐसा पता चला है या कभी कभी ऐसा होता है कि स्लीपर सेल हमारे बीच में ही रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि आतंकवादियों को मदद करने वाला व्यक्ति जो छुपे तौर पे रहता है और समाज में वो सब एक विघटनकारी काम करते रहता है। तो देश के हर दक्ष नागरिक का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों पे वॉच रखे और जब संदिग्ध उनकी परिस्थिति मिले, उनकी गतिविधि मिले तो तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन में हर किसी नागरिक ने जाकर के सूचना देनी चाहिए। जी, और मुंबई पुलिस भी चौकन्नी नजर आ रही है। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, कमिश्नर्स ने भी आश्वासन दे दिया है कि कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मुंबई की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस पूरी कोशिश करेगी और लोकल ट्रेनों में डॉग स्क्वाड लेके भी घूमना शुरू हो गई है पुलिस द्वारा। देखिए, कोई भी राज्य या देश तब मजबूत रहता है, तब सुरक्षित रहता है जब उस राज्य का राजा या प्रधानमंत्री जब वो पूरी तरीके से चौकन्ना रहता है और देश को सुरक्षित रखने के लिए वो हर वह कदम उठाता है जिससे देश सुरक्षित रह सके। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सारी एजेंसियों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है, उन्हें फ्री हैंड दे रखा है कि यदि आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित कोई भी व्यक्ति मिले उसे तो पहले तो अरेस्ट करो, यदि अरेस्ट करने में प्रतिरोध दिखाए या कुछ ऐसे हमला करे तो उसे डायरेक्ट गोलियों से ठोक दो। यह नीति अपनाने से ही देश हमारा सुरक्षित रहेगा और देश रहेगा। जी, तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही सही है केशव गुर्जर जी? के अभिन्न अंग है हमारा, उठे कोई इंगली तिरंगे की ओर तो फोड़ना जरूरी है और हर हिंदुस्तानी को मां भारती के लिए बलिदान हो जाना ही जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान अखंड भारत है और ये पुनः अभी फिर से अखंड होना शुरू हो गया है। मैं मानता हूं किन्हीं कारणों से, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं हिंदुस्तान का सैनिक हूं और मैं हालांकि रिटायर्ड हूं, लेकिन मैं जब तक मेरी अंतिम सांस है मातृभूमि के लिए अर्पित है, समर्पित है, बलिदान हूं और कुर्बान हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की मैं तो देखो सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट हैं, वो अपना काम अच्छे से खूब कर रही हैं और वो करती रहेंगी और उनके बाद में मेरे बाद में जो आए वो अच्छा कर रहे हैं, उनके बाद में जो आए वो अच्छा कर रहे हैं और वो ऐसे करते रहेंगे। इस तरह की ब्रिगेडियर साहब ने कहा ये बहुत ही अच्छे से लेनी चाहिए, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये पाकिस्तान इनको मैं फौज में था जब भी सीरियस नहीं लेता था और मेरे साथ में शांति सेना में भी बहुत सारे पाकिस्तानी थे, तब भी मैं उनको बातों में भी नहीं जीतने देता था और काम में भी नहीं जीतने देता। तो मुझे तो ऐसा इस तरह का कोई इनका ये चलता रहता है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हर हिंदुस्तानी से ये कहूंगा
कि हम सब एक हैं, हम सब ने एक रहना है और मां भारती के लिए हम सभी को अर्पित बलिदान कुर्बान हो जाना है। इसलिए मेरा एक तो ये नारा भी है, राष्ट्र सर्वोपरि और सबसे पहले ये राष्ट्र है। हम सभी रहें या ना रहें, ब्रिगेडियर साहब, बीजेपी के मेरे भाई और आप या जो भी हैं, हम रहें ना रहें ये कोई मायने नहीं रखता है। हिंदुस्तान रहना चाहिए राजेश सर। इसलिए ये हिंदुस्तान है यार, यहाँ बहुत वीरों की भूमि है। पुरातन संस्कृति देखो, हमारी सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुराना ये अखंड भारत है। इसको कौन कौन तोड़ सकता है, इसकी तरफ कोई बुरी नजर नहीं उठा सकता है। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो हम फोड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसियों ने, मुंबई पुलिस और सबने ये कहा है कि हम तैयार हैं किसी भी ऐसे दुस्साहस से निपटने के लिए। और मैं एक आम हिंदुस्तानी के नाते इस चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं कि सिक्योरिटी एजेंसियां तो अपना काम करेंगी ही, लेकिन हम सभी एक जिम्मेदार आम नागरिक होने के नाते अगर इस तरह का कुछ भी लगता है तो हम सभी को भी निपटने का अधिकार है। और ऐसे असामाजिक तत्वों से, ऐसे अपराधियों से, ऐसे गुंडों से, ऐसे दरिंदों से लड़ने के लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। और हम सभी पूरे हिंदुस्तान को विश्व गुरु का प्रयास। जय हिंद, वंदे मातरम, जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद की सेना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद केशव गुर्जर जी। इतनी जोशीली बात कहकर आपने लोगों को के अंदर भी जोश भर दिया। राम कुमार पाल जी, सरकार, मिलिट्री फोर्सेस सब अलर्ट पर है और ये शरारती तत्वों द्वारा अगर कोई शरारत भी की गई है तो भी इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। और आगे 1-1.5 महीना जांच करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि देश में ही कई छिपे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान को मदद करते हैं, स्लीपर सेल टाइप के लोग हैं, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने कहा। तो ऐसे लोगों से भी निपटना जरूरी है। दुश्मन तो बाहर भी है, दुश्मन अंदर भी है। राम कुमार पाल जी, देखिए, बाहर के दुश्मन से तो निपटा जा सकता है, लेकिन घर के अंदर दुश्मन है, ये बहुत खतरनाक है। कौन दुश्मन है इसी का पता नहीं होता है। और ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा कि सेना, पुलिस और गुप्तचर काम करता है, लेकिन जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। और इस पुलिस को जनता मित्र बनना चाहिए। पुलिस के का जो डर जनता में है वो निकल जाना चाहिए, पुलिस को मित्र बनाकर रखना चाहिए, तो लोग बेहिचक लोग अपनी बातें बता पाएंगे लोगों को। आज आप बताइए कि कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई भी नागरिक उस आदमी को उठाने और छूने का प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि पुलिस पहले उस उठाने वाले पे ही शक करती है। ये बहुत जरूरी है। पंजाब का मिसाल दिया ब्रिगेडियर सर ने कि वहां पर जनता और जनता के प्रतिनिधियों ने साथ दिया, तब एक खालिस्तान का समाप्त हुआ। तो इसी तरह देश भर में जनता के ऊपर विश्वास करो। जनता के लिए आप लड़ते हो तो जनता जैसी हमारी न मरे, वैसे हमारा एक सैनिक भी क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। एकता होनी चाहिए, पुलिस भी मजबूत होनी चाहिए। यही हम आग्रह करते रहेंगे। और एक पुलिस मित्र बनना ज्यादा जरूरी है पुलिस वालों को, क्योंकि जमीन से सबसे पहले पुलिस और जनता के बीच संपर्क आता है, और जनता से ही पुलिस को मुखबिरी मिलती है या कोई बातें मिलती हैं, वो जनता से ही मिलती है। तो जनता से अपील है और पुलिस से भी अपील है कि पुलिस और जनता मित्र बने, डर का भाव न रहे। जी ब्रिगेडियर जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे सर। जनता की भागीदारी के बारे में भी पॉलिटिशियन लोग भी कह रहे हैं कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए, पुलिस मित्र होना चाहिए, कि पुलिस से उन्हें मित्रता लगे, ना कि डर ना लगे। देखिए, अगर मैं अभी सेवा में होता, ऐसे चेतावनी मिलता, हम इसको लाइटली ले लेंगे, सीरियसली लेंगे और पब्लिक को अनाउंस करूंगा। ये भी चीज है और हर चीज को एक कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि जब पुलिस, ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो है सहायता होना चाहिए, क्योंकि जो है हर एक का पुलिस का इंटेलिजेंस होता है, सीआरपीएफ का भी होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का भी होता है। सबको हम इकट्ठा करके सैटेलाइट इंटेलिजेंस, देन वो P3 ओरायन रडार्स वगैरह जो हमारे पास जो है, सबको हमने प्रेस करूंगा और जनता को सहायता भी लूंगा। और जितना भी जो ये ऐसे दुर्घटनाएं हैं जो होने से बचाने के लिए जितना भी कोई भी कदम कितना भी तक उठा सकता है उठाऊंगा। और पूरे 24 घंटा हम इसी के ऊपर नजर पे रखेंगे
और जो अपना जो है कमांडो जो है और उनका भी हमने सेवा देखा है। हर सैनिक जो है 24 आवर्स वो सेवा पर रहते हैं और सबको भारत का सुरक्षा रखना हर नागरिक का, सिर्फ फौज का नहीं है, सिर्फ पुलिस का नहीं है, हर नागरिक का जिम्मेवारी होता है। और उनको कुछ भी किसी भी किस्म का कोई भी सूचना मिलती है, कोई भी संदेह होता है, तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना है, पुलिस को बताना है और देश को ऐसे दुर्घटना से बचाना चाहिए। वही हमारा अपील है, वही हमारा सेवा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि मुनेश्वर जी, रामकुमार पाल जी, केशव गुर्जर जी, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया हमारे डिबेट के लिए। तो आज के लिए हमारे डिबेट शो आखिर क्यों में बस इतना ही। तो जी दोस्तों, कुछ दिन पहले लावारिस बोट मिलती है, आज लावारिस बैग मिला, मैसेज आ गया। तो क्या मुंबई पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है या किसी शरारती तत्व की ये शरारत है, ये तो आने वाले दिनों में पता ही लग जाएगा। लेकिन हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमें पूरा अलर्ट है और कोई भी नापाक साजिश हमारे खिलाफ कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हमारे वीर जवान सेना के रूप में सीमाओं पर तैनात है और शहरों की सुरक्षा के लिए हमारे वीर पुलिस वाले भी तैनात है। तो इनसे ये आतंकी, इनके रहते हुए ये आतंकी अपने नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं कर सकेंगे। हमें इन पर सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे सुरक्षा में तैनात, सीमा पर तैनात जवान और शहरों की सुरक्षा करने वाली पुलिस ये इन आतंकियों पर भारी पड़ेगी और किसी भी नापाक साजिश को अंजाम से पहले ही पहुंचने तक खत्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए हमारे डिबेट शो आखिर क्यों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी डिबेट शो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।